बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस में हूँ आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, पैनमा हंगामा इख्तिताम को आ गया, ये कहना शायद बजा ना हो, क्योंकि पैनमा हंगामा के अभी मजीद 2 महीने और ऐड हो गए, 2 महीने और 1 हफ्ता और ऐड हो गया। कल पैनमा का केस का डिसीजन आया और उस डिसीजन के बाद अजीब बात ये कि मिठाई इस पार भी और उस पार भी, यानी पीटीआई भी मिठाइयां तकसीम कर रही थी तो पीएमएलएन भी मिठाइयां तकसीम करती हुई नजर आई। समझ नहीं आई कि आखिर जीत हुई तो हुई किसकी, अगर सियासतदानों को देखा जाए। लेकिन अगर डिसीजन को देखा जाए, अगर फैसले को देखा जाए जो कि 550 सफात पर मुश्तमिल है, तो उसकी चंद पहली सतरें ही बहुत एक्सप्लेनेटरी हैं। और उसके अंदर सबसे पहले तो एक नॉवल का जिक्र किया गया, गॉडफादर नॉवल है, और उसके अंदर लिखा गया बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। यानी जो पैसे हैं, जो बहुत ज्यादा मालो दौलत इकट्ठी की जाती है बहुत बड़ी मकदार के अंदर, उसके पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है। और इस डिसीजन की पहली ही सत्रों में ये चीज कह देना क्या इस बात की तरफ इशारा है कि जो वजीर आजम साहब का तमाम पैसा इकट्ठा हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम है। अब ये तो जेआईटी बताएगी, जो जेआईटी तश्कील की जाएगी विद इन 7 डेज ये तश्कील की जाएगी। 2 महीने के अंदर अंदर इसने अपनी तमाम रिपोर्ट पेश करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि क्या वाकई में वजीर आजम साहब और उनके खानदान जो मनी ट्रेल है उसको साबित कर पाए या नहीं कर पाया। बर्डन ऑफ प्रूफ तमाम का तमाम वजीर आजम और उनकी फैमिली की तरफ चला गया है, रिदा के पीटीआई या किसी और सियासी जमात। इसके रद्दे अमल में सियासी जमातों का रवैया कैसा था? पीएमएलएन के इस खिलाफ, या जो पीएमएलएन के हवाले से जो डिसीजन आया, पैनमा के हवाले से जो डिसीजन आया, पीटीआई भी ये डिमांड करती हुई नजर आई कि वजीर आजम साहब इस्तीफा दें। पीपल्स पार्टी भी यही डिमांड करती हुई आई, शेख रशीद साहब और जमात इस्लामी भी यही डिमांड करती हुए आए। अब ये डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊं, मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। खालिद मकबूल साहब फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब भी रहे। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खालिद साहब, फैसला तो आ गया, लेकिन वो कहा जा रहा था 20 सालों तक याद रखा जाएगा। पता नहीं 20 सालों तक याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखा जाएगा कि दोनों जमातें मिठाइयां तकसीम कर रही थी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? यकीनन इस फैसले के नतीजे में पीएमएलएन का ये सोचना है कि उनको कुछ मोहलत मिल गई है, लेकिन ये कहना कि ये उनकी कामयाबी है ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि खा वो दुबई की स्टील मिल की बात हो, लंदन के फ़्लैट हों, कतरी शहज़ादे का ख़त हो, या बच्चों का माँ बाप को तोहफ़े देना हो, हर मौजू पर सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियत का फ़ैसला है उसमें इन तमाम मामलात के ऊपर ये वाज़े कहा गया है कि इस पे जो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी शरीफ फैमिली का जो नुक्ता नज़र है वो अपेरेंटली ठीक नज़र नहीं आता। तो फ़ैसले में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पीएमएल ये समझे कि उनके मौक़िफ़ की तायीद हुई है। हाँ, ये आप यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसला जो है वो जिसे कहते हैं फौरी तौर पर पीएमएल के ख़िलाफ़ नहीं आया। फिर लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जेआईटी की जो तारीख़ है वो इतनी ताबनाक नहीं है। अमूमी तौर पर जेआईटी और कमीशन अपना फ़ैसला देने में नाकाम होते हैं, देर लग जाती है। कई इसमें और लोग बात कर रहे हैं कौन बाहर जाएगा, जो लोग जेआईटी के मेंबरान होंगे क्या वो मुस्बत फ़ैसला दे सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद ये कहना तो मुमकिन नहीं कि ये फ़ैसला पीएमएलएन के हक़ में आया है। लेकिन क्या इस फ़ैसले की बुनियाद पर पीएमएलएन के ख़िलाफ़ एक तहरीक खड़ी हो सकती है? क्या इस वक्त जो अपोजिशन है, आपने तमाम पार्टी को ज़िक्र किया, वो इस मसले को लेकर क्या मुल्क में एक हमागीर एक और धरना और एक बहुत बड़ी हड़ताल शुरू की जा सकती है? असल बात है ये देखने वाली कि आने वाले दिनों में पीएमएलएन क्या करेगी। उनके पास जो एक ऑप्शन है वो है एक डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी, जो उनका शुरू से मेरे ख़्याल में उनका एक मेन प्लेटफॉर्म रहा है कि वो तरक्याती कामों के ज़रिए लोगों को ये एहसास दिलाएंगे कि वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अपोजिशन जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एक सरहरफ है उसको लेकर एहतजाज की सियासत करेगी। देखने वाली बात यह है कि अवाम किधर जाएंगे। क्या इस गर्मी के मौसम में अवाम को सड़कों पर निकालना मुमकिन है?
मेरा इन तमाम चीज़ों से अलग हट के जो मेरा नज़रिया ये है कि कौमें एक सोच और एक करैक्टर के ज़रिए बनती हैं। मुझे डर यूँ लगता है कि अगर इस तमाम मसले का फ़ैसला ना हुआ तो पाकिस्तान में एक सोच जो अभी भी लोगों के जहन में है वो मुस्बत हो जाएगी कि इस मुल्क में आपके पास ताकत है और पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके निशानात बड़े जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और हम। अच्छा खालिद साहब, अकाउंटेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं और डेफिनेटली जेआईटी के अंदर नैब भी होगा, एफआईए भी होगा, एससीसीपी भी होगा। ये तो वही इदारे हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, इनके खिलाफ थी। जिस तरीके से नैब के बारे में इजहार बरहमी किया गया कोर्ट के अंदर, उसके अलावा नैब के आप खुद भी चेयरमैन रहे हैं, आपको पता है किस तरीके से तमाम चीज़ें चलती हैं। आपको लगता है कि इनके जो नुमाइंदे होंगे वो वज़ीर आज़म साहब से या उनके ख़ानदान से वो चीज़ें, वो सवालात पूछ सकेंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारे को पूछ रहे होना चाहिए? क्योंकि इंडिपेंडेंस वाली चीज़ तो हम लोगों को पहले कभी नहीं नज़र आई। दो चीज़ें काबिल तवज्जो हैं। एक तो ये कि जेआईटी के तमाम मामलात को सुप्रीम कोर्ट ख़ुद निगरानी करेगा, ये उनके ऊपर एक बोझ होगा, पब्लिक का प्रेशर भी बड़ा होगा। फिर मुझे उसमें जो अच्छी बात ये लगी कि कमेटी जेआईटी में सुप्रीम कोर्ट ने एमआई और आईएसआई के दोनों नुमाइंदे रखे हैं। वो एक नुमाइंदा भी रख सकते थे। मेरा ख्याल ये भी एक पैगाम है कि जनाब हम जो है न्यूट्रलिटी चाहते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में पीएमएलएन या शरीफ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो आजमाइश है कि क्या वो अखलाकी तौर पर लोगों के साथ सुरखरू होना चाहते हैं या इख्तियारात की ताकत के पीछे वो जिसे कहते हैं अपने इक़्तिदार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा डिपेंड करेगा कि हुकूमत अपनी किस खलूस के साथ जेआईटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। अगर उन्होंने जेआईटी कार्रवाई को रोका, मेंबरान को बाहर ना जाने दिया और हज़ार बहाने होंगे कि जनाब दूसरे मुल्क तावन नहीं कर रहे, ये इतलात नहीं मिल रही, और हुकूमत ने जो होता है कि अदालती कार्रवाइयों में एक डिले पैदा करने की कोशिश की, तो मुमकिन है मामला रुक जाए, देर हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखना ये होगा कि इस सारे सूरत हाल में अपोजिशन अवाम को किस तरह मुतहरक कर सकती है, और अगर अवाम मुतहरक हो गए फिर और कहानी है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो मुझे खौफ आता है वो ये है कि अगर इस मसले का एक मंतकी अंजाम ना हुआ, वो किसी के भी हक़ में हो, तो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में अकाउंटेबिलिटी के बारे में जो तसर आएगा वो ये है कि ये मुल्क में सिर्फ गरीब आदमी को पकड़ा जाता है। और दूसरा ये कि हुकूमत मुसलसल अब जिसे कहते हैं क्रिकेट की इस्लाम में बैकफुट पे खेलेगी, मुसलसल मसाहलत करेगी, लोगों को और छूट देगी, लोगों के लिए ऐसी स्कीमें लाएगी जिससे अवाम खुश हों। तो जो एक मजबूत गवर्नेंस, सख्त हाथों से हुकूमत करने का जो तरीका है, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ये सोचेगी कि हम 2018 तक अगर सर्वाइव कर जाते हैं और 2018 में हमारे तरक्याती काम सामने आ जाएंगे तो लोग इसको भूल जाएंगे। तो ये देखिए आज के दिन ये सारी सूरत हाल तो वाज़े नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये समझना कि इस फ़ैसले से उनको मुकम्मल बरियत मिल गई है, मेरे ख़्याल में ये एक जल्दबाजी की सोच होगी। हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि वो दोबारा रिकवर कैसे करें, लोगों में अपना तसव्वुर कैसे कायम करें। ठीक है, अब ब्रेक की तरफ जाना है। खालिद, ज़रूर है कि अभी अपोजिशन जो एक डिमांड कर रही है वो ये डिमांड कर रही है कि एटलीस्ट जब तक जेआईटी अपना रिजल्ट ना दिखाए तब तक वज़ीर आज़म साहब अपने ओहदे से अलहदा हो जाए। तो ज़रा माजी को देखते हुए धरना हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पैनमा का मसला आया, वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ऐसा लगता है कि जब तक जेआईटी अपना रिजल्ट देगी तब भी वज़ीर आज़म साहब अपना इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक, और ये डिमांड भी अपोजिशन की जूं की तू रह जाएगी। लेकिन वो क्या वादे थे जिन वादों के बेसिस पर पीएमएलएन इलेक्शन जीत कर आई, उनके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। वादे कहां तक वफा हुए आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक
राइट नाजरीन, वो वादे जिस वादों की बेसिस पर PMLN इन जो लास्ट इलेक्शंस हुए इसके अंदर जीत कर पाकिस्तान की हुक्मरान जमात बनी, वो वादे थे रोशन पाकिस्तान के वादे। वो वादे थे कि मुल्क से अंधेरे हटाएंगे, उजाले लेकर आएंगे, लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, जो लोड शेडिंग पीक पर पहुंच गई थी उसे खत्म करेंगे। लेकिन जरा मुलाहिजा करिएगा अभी हालात क्या है। मुल्क की बिजली बनाने की कैपेसिटी है 21,400 मेगावाट। मुल्क के अंदर अभी तलब है 17,000 मेगावाट। मुल्क बना कितनी रहा है, वो है 11,000 मेगावाट और शॉर्टफॉल है। बिक्की से पहले 7,000 मेगावाट थी। बिक्की के मंसूबे चलने के बाद 717 मेगावाट शामिल होने के बाद अब 6,000 मेगावाट की शॉर्टफॉल है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग जो है अभी भी उस हद तक है जो शायद 2013 में भी नहीं थी। खालिद साहब, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। समझ नहीं आ रही है कि वो वादे जो करके आए थे वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, तो बाकी चीज़ें किस तरह से हो पाएंगी? पहली बात तो ये है कि किसी जमात का भी ये दावा करना कि वो 2017 तक बिजली की कमी पूरी कर देंगे, बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ ये एक अनरियलिस्टिक दावा था। मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ़ इस हुकूमत को नहीं, हमें अपने आप को और तमाम हुकूमतों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना पड़ेगा। दरअसल 1999 कलामी के लिए माजरत, आप फरमा रहे हैं 2017 तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना या लोड शेडिंग खत्म करना एक अनरियलिस्टिक दावा था। वहां तो दावा ये किया गया था कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। आप दुरुस्त कह रही हैं, जो बिजली के तमाम मनसूबे हैं इसमें वक्त लगता है। एक लिहाज से शायद हम हुकूमत को ये क्रेडिट दे सकते हैं कि 2018 में जब नीलम झेलम तरबेला की जो एडिशनल 2 टनल्स हैं, ये भिक्की बहादराबाद और ये एक और प्लांट जो LNG से लगेगा, फिर साहिवाल का और पोर्ट कासम का कोल का प्लांट, 2018 तक जो मेरी लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग बिजली के काम से मुंसलिक हैं, मैं उस दिन वापडा हेडक्वार्टर में गया था, वो मुझे तसल्ली देते हैं कि 2018 तक 5-6 हज़ार मेगावाट बिजली ऑनलाइन आ जाएगी। लेकिन ये साल आपका मुश्किल गुजरेगा। और इसके साथ देखिए आपका और 2 भी मसले हैं, जो ये सर्कुलर डेट, ये गर्दिशी कर्जा जो है, और दूसरा इस बिजली को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो कि मुझे बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन पे काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ 2017 का जो क्लेम था वो एक अनरियलिस्टिक क्लेम था। मेरे ख़्याल में 2018 में हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि लोड शेडिंग किसी हद तक कम हो जाएगी। अगर कोई और मसला खड़ा हो गया, पानी कम हो गया, ये समझ लें कि और प्लांट्स में ख़राबी हो गई, तो और मुश्किल आ सकती है। लेकिन 2018 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बिजली की कमी है पूरी हो जाएगी। हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ये सारे मामलों में हमसे गलती कहाँ हुई है। मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैं उस दिन वापडा में जाकर तफसीली बहस की। देखिए, हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है, हमें बिजली पानी से पैदा करनी चाहिए थी। और इंडस जो दरिया है, इसके ऊपर लोग कहते हैं 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अगर हम भाषा बनाते हैं, कल दासू बनाते हैं, फिर कल मोमन जो कि दूसरी जगह पे है जिसे मुंडा डैम कहते हैं, इंडस रिवर पे तो नहीं है, तो ये वो मंसूबे हैं जिनमें लगेंगे 8 से 10 साल। अगर इनको आज हम शुरू करते हैं और 10 साल तक ये मंसूबे मुकम्मल होते हैं, वो है सही तरीका। वो कि मुझे दोबारा बताया गया है कि ये जो भाषा डैम है, ये जो दासू में बिजली पैदा करने का मंसूबा है, और जो मुंडा डैम है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह इस साल में, अगले साल के आखिर में, अगले साल के शुरू में काम शुरू हो जाएगा। इट्स ए गुड न्यूज़। लेकिन हमारा असल मसला यही है, हमने पहली बात पानी के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी, काम नहीं किया। और मुझे किसी ने बड़ी ख़तरनाक बताई बात कल, मैं जैसे मैंने कहा, मैं बार बार अपनी वापडा की विज़िट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जनाब जितना पैसा काला बाग डैम पे लगना था, हमारे मुखालफिन ने उससे ज़्यादा पैसा बांटा ताकि लोग इस मंसूबे के मुखालिफ हो जाएं। एक तो हमारी ये कमज़ोरी है, हमने पानी की तरफ। दूसरी जो हमने बहुत बड़ी कमज़ोरी अभी भी है, देखिए सारी दुनिया अब ये कोयला और तेल से हटके सोलर की तरफ जा रही है। महंगा काम है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोलर टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है। हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे घर, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट की तमाम बिल्डिंगें सोलर के ऊपर आनी चाहिए। इससे माहौल में भी फ़र्क पड़ेगा,
बिजली भी सस्ती मिलेगी। और इससे भी बड़ी बात यह, देखिए बिजली पैदा हो जाएगी, बिजली तो हम खरीद लेंगे टापी से, ईरान से, पानी कहाँ से आएगा? सही। और आप देखिए हमारे इस मुल्क में हम सारा दिन झगड़ा ट्रेनों के ऊपर, सड़कों पे करते हैं। पानी की बिजली पर, पानी के इस्तेमाल पर सबसे कम बहस होती है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को ये साल मुश्किल गुजरेगा, लेकिन लोगों के साथ एक सही बयानी के साथ बात करते हुए पानी के मंसूबों पर और बिजली के बकिया मंसूबों पर काम करें, साथ साथ बिजली के ज़ियान और सर्कुलर डेट पर भी तवज्जो दें। मैं समझता हूँ ये साल मुश्किल है। अगला साल मुझे यूँ लगता है कि हुकूमत को ये बिजली पहुँचाने के मंसूबों में मुझे लगता है कामयाबी होगी। सही। खालिद साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। अगले साल तक हो सकता है बिजली की जो पैदावार है उसमें इतना इजाफा हो जाए कि वो तलब को चलिए इक्वेट तो ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट काफ़ी करीब पहुंच जाए कि लोड शेडिंग कम हो जाए। लेकिन वही तरसील का निज़ाम देख लीजिए ज़रा। अयूब खान के ज़माने की तमाम ट्रांसमिशन लाइन्स लगी हुई हैं, 60 की दहाई की वो ट्रांसमिशन लाइन्स। अब ट्रांसमिशन लाइन्स की ज़रूरत है। कोई भी मंसूबा लगता है, उससे मंसूबे से 6 महीने पहले ट्रांसमिशन लाइन की टेस्टिंग, वो तमाम चीज़ें होनी होती है। यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन्स लगनी है खालिद साहब, वो 3-3 साल ताखीर का शिकार हैं। यानी आप बिजली बना भी लें तो आपको पुरानी ट्रांसमिशन लाइन्स में से लेकर जानी पड़ेंगी तमाम बिजली, और वो फिर आपको पता है लाइन लॉसेस और तमाम चीज़ें, खराबियाँ, टेक्निकल फॉल्ट्स आती हैं फिर उसके अंदर। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बिजली का बनना एक बात है, बिजली की तरसील दूसरा मसला है। ये अब जैसे आपको पता है कि पहले ये सारा काम वापडा खुद करता था। अब जो NTDC वो महकमा है जो बिजली की तरसील का काम करता है, वो वापडा से अलहदा हो गया है। और ये देखना है कि वापडा और इसमें रब्त है कि नहीं। हम फ़र्ज़ करें बिजली ला रहे हैं, बना रहे हैं भाषा और दासू पे, और ट्रांसमिशन लाइन हमारी चल रही है GT रोड के साथ, तो एक बड़ा उसके अंदर आप कह लें एक तफावत आ सकता है। गो के मुझे ये बताया गया है कि हुकूमत ने जो ट्रांसमिशन लाइन का एक $2 बिलियन का मंसूबा है, चाइनीज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको कराची मटियारी लाइन या कुछ इस किस्म का नाम देते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसमिशन लाइन पे भी काम हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में आज मैं कोई प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें किसी ने कहा कि जी वक्त आ गया कि हुकूमत अगर रोज़ नहीं तो हर हफ्ते बताए लोगों को कि जनाब ये मंसूबा था, इसमें इतनी हमें कामयाबी है, यहाँ तक बकिया काम हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा मसला यही है कि लोग जो हैं वो यकीन नहीं कर रहे कि हुकूमत जो ये बात कह रही है कि ये दुरुस्त है कि नहीं। मुझे अभी बताया गया कि चौधरी निसार साहब ने शायद ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि लोगों को मुसलसल बताते रहें कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है, कितनी लागत आई है। देखिए हुकूमत को मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ खुल के बात करनी चाहिए कि जनाब यहाँ से बिजली बन रही है, इस रेट पे बन रही है, इस रेट पे आपको बिकेगी, इसके पीछे कोई सौदा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है हुकूमत कह लें, लोग भी कह लें, हम सब लोग एक शक की कैफियत में हैं। हमें एक दूसरे पर एतबार नहीं रहा, क्योंकि इस गर्मी में बिजली के बगैर रहना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अप फ्रंट कहना चाहिए, हम यहाँ पे खड़े हैं, साल बाद कहाँ पे पहुँचेंगे। और जैसे जैसे हुकूमत अपने वादों की तकमील करेगी, पाकिस्तान के अवाम बड़े हौसले वाले हैं, वो हुकूमत पर एतमाद या गैर एतमादी का इजहार कर सकते हैं। चलिए खालिद साहब जाना है, लेकिन इतना आपने सही फरमाया कि एक बदएतमादी किसी सूरत हाल पैदा हो गई, और उसके अंदर शायद अवाम का कम और हुकूमत का ज़्यादा गलती है, उसके अंदर उसकी ज़्यादा फॉल्ट है। इसलिए क्योंकि नंदीपुर के मंसूबे के तरफ हम सबकी आंखें जमी हुई थी, हम सबकी उम्मीदें वाबस्ता थी। उसका हाल देख लीजिए, नीलम जहलम का हाल देख लीजिए। तो उसके बाद फिर अगर हुकूमत कह भी देती है कि हम इतने मेगावाट इस मंसूबे से लाने वाले हैं, उसके ऊपर भी अवाम शक करते हैं कि पता नहीं लाएंगे या नहीं लाएंगे, या वही हाल होगा जो नीलम जहलम का हुआ। टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बिजली नहीं मिलेगी, और बिजली मिलेगी, बनने लगेगी, तो फिर कहा जाएगा नहीं जी आज ये इस पे डीजल पे चला लेते हैं, आज ये गैस पे चला लेते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, और बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से कि सिक्योरिटी पाकिस्तान और इस रीजन की किस नहज पर है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये मसला नहीं कि बिजली कितनी आ रही है, गैस आ रही है या नहीं आ रही, कितनी गैस कीमें दी जा रही हैं, मसला ये भी है कि पाकिस्तान में
सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं और अभी तक ये कोशिशें चल रही हैं। पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन बाहर से हमें जब कुछ और चीज़ें सुननी पड़े तो फिर डेफिनेटली इस बात पर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि जितना पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहा है, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कि इतना ज़्यादा तगोदो कर रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मैकमास्टर और एक बात कर जाते हैं, उस बात के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त आज हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जनरल राहील शरीफ को, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को NOC जारी किया गया। वो अलायंस जो मुस्लिम अलायंस था टेररिज्म के खिलाफ, उसके सरबराह के हैसियत से जो है उसको ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट स्पेशल जहाज आया, जनरल साहब को लेकर गया, और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया को छोड़कर, पूरे मुस्लिम ममालिक को छोड़कर हमारे एक जनरल को सिलेक्ट किया जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस तमाम फौज को, तमाम अलायंस को आगे लेकर चला जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? NOC भी जारी हो गया, तमाम कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई इस बारे में जितनी चहमगोइयाँ हो रही थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि ये 39 मुल्कों का जो इस्लामी इत्तेहाद है उसका सरबराह एक पाकिस्तान का सिपह सलार होगा। ऐसा सिपह सलार जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीतने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और याद रखिए सऊदी अरेबिया अभी भी एक दुनिया के लिए एक बहुत अहम इस्लामी मुल्क है। मैं आज ही पढ़ रहा था, चंद दिनों पहले वहाँ पर अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा गए और उन्होंने कहा अनकरीब सदर ट्रंप आकर सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया के रोल को दुनिया में पहचाना। तो हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक इज़्ज़त की बात है कि पाकिस्तान एक आलमी इत्तेहाद का हिस्सा होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इस इत्तेहाद की इब्तदा लड़ाई से नहीं होगी। ये इत्तेहाद सबसे पहले कोशिश करेगा कि इस्लाम के बारे में जो दुनिया में एक परसेप्शन है उस परसेप्शन को बदला जाए। इस्लाम का जो एक रवादारी वाला रुख है, उस इस्लाम के जो सही बयानियाँ है वो दुनिया के सामने पेश किया जाए। सियासी अमल के ज़रिए इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया जाए, ईरान के ख़दशात को दूर किया जाए। तो देखें, इस इत्तेहाद को बनते हुए वक्त लगेगा, नेटो को बनते हुए बड़े साल लगे। यूँ नहीं कि कल ही फ़ौजें इकट्ठी होकर किसी मुल्क में टेररिज्म के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाएंगी। ये इब्तदा है, और पाकिस्तान जिसने ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत कामयाबी से जंग हम जीत रहे हैं, ये हमारी उस कारकर्दगी का नतीजा है कि हमें, मैं समझता हूँ, ये एजाज़ बख्शा गया है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस इत्तेहाद के ज़रिए इस्लामी ममालिक में एक रवाबत बढ़ेंगे और पाकिस्तान इस ज़मन में अपना रोल बहुत अहसन तरीके से सरअंजाम दे सकेगा। सही, डेफिनेटली उम्मीदें तो सारों की यही है, इवन ये कि हमारी हुकूमत की भी यही उम्मीद है। डेफिनेटली बात है, एक अहम ओहदा दिया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सिक्योरिटी के हवाले से ही खालिद साहब, और वो ये कि जनरल मैकमास्टर आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यूनाइटेड स्टेट्स के। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक अहम दौरा ये था, लेकिन वो एक ऐसी बात कर गए जो कि पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। वो ये कहते हैं सिलेक्टिव काम नहीं करना, सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं करें, आप तमाम अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करें, हर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रॉक्सी वॉर की बात कर गए वो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को प्रॉक्सी वॉर के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की वॉर नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमारी ISPR की तरफ से भी एक बयान आया कि पाकिस्तान तो खुद स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का शिकार है, खुद ऐसे ममालिक हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, जिस तरह कुलभूषण यादव वाला मामला आया। तो जनरल साहब, ये बात कह देना, एक ऐसे मुल्क को कह देना जो कि आपका अलाय भी है, जो कि इस रीजन के अमन व अमान के अंदर अहम किरदार अदा कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो कड़ी जंग है वो हम कर रहे हैं, ऐसे में ऐसी बात कर जाना है डीमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है क्या? आपने दुरुस्त कहा। पहली बात तो ये है कि इस बात का अयादा तो अमेरिका ने कई दफ़े किया है, ये कोई पहली दफ़े उन्होंने बात नहीं की। कुछ ये भी कहा जाता है कि सदर ट्रंप के तहत जो पॉलिसियाँ बन रही हैं वो अभी तक एक बेरबत तरीक़ाकार का जो है वो शिकार हैं, और एक जिसे कहते हैं मरबूत अमेरिकन पॉलिसी अभी उभर कर सामने नहीं आई। जनरल मैकास्टर ने बार बार ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान में तालिबान को शिकस्त देंगे, और आज ही मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले ख़बरें सुन रहा था कि दोबारा मज़ार शरीफ में
आर्मी हेड क्वार्टर पर तालिबान का हमला हुआ है। और मज़ार शरीफ एक ऐसी जगह है जो कि गैर पश्तून और नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहते हैं उनका ये गढ़ है। तो अफ़गानिस्तान में मामलात जो हैं वो नहायत अबतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि जनाब हम ऐसे वक्त में तालिबान को शिकस्त देंगे। अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजें आएंगी कि नहीं। साथ ही साथ आज मैं सुन रहा था कि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ ये तो नहीं कहूँगा कार्रवाई का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने इस किस्म के इशारे दिए हैं कि वो जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान से तावन की बजाय पाकिस्तान के बारे में ये कहना बात मैं कहता हूँ बड़ी गैर दानिशमंदाना बात थी। याद रखें पूरा फाटा जो दहशत गर्दों के कब्ज़े में था हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर लिया है। पूरे मुल्क में पहले ज़रब-ए-अज़्ब और अब रद्दुल फ़साद जो ऑपरेशन हुआ है उसके तहत हमने तकरीबन पूरे मुल्क से दहशत गर्दों के बड़े बड़े ठिकानों का ख़ात्मा कर दिया है। और वो जमातें जिनका यूएन ने ज़िक्र किया था उनके ऊपर हमने सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। तो पाकिस्तान ने तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत भारी कीमत अदा कर कर बहुत कामयाबी हासिल की है। और कई अमेरिकन जनरल जो पहले आए हैं, मेरे ख़्याल में जो अफ़गानिस्तान के कमांडर सेंट्रल कमांड के जनरल जब इधर आए थे और कुछ और अमेरिकन ओहदेदार, उन्होंने बड़ी खुल के तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हमें ये भी हकीकत माननी चाहिए कि बाज़ मामलात पर हिंदुस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान एक हम आहंगी है, क्योंकि ये तमाम मुल्क कई मामलात पर चाहते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जाए। बहरहाल हमारी कारकर्दगी दुनिया के सामने है और हमारा इस मामले पर कोई बहाम नहीं है और हमारी कोशिशों को चीन सराहता है, हमारी कोशिशों को रूस सराहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट सराहती हैं। हमने तो बहुत सख्ती के साथ कोशिश की है कि अपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर किसी किस्म की दहशतगर्दी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से ना जुड़े। और देखिए दुनिया में जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 9/11 हुआ था, कहीं भी किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं है, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि जो मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब गिराया गया ननगिरहार में, उसमें काफ़ी लोग तो केरला इंडिया के से वो वहाँ पर मौजूद थे। और मेरे ख़्याल में हमें भी थोड़ा सा कोशिश करके दुनिया को बावर कराना चाहिए। हकीकत दुनिया को पता है। शायद मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये जो जदीद मीडिया है दुनिया में, आप CNN, BBC कह लें, डॉचे वेले कह लें, इसके ऊपर हमारी जो प्रेजेंस है वो मजबूती से ज़ाहिर नहीं होती। उसमें मेरे ख़्याल में कोशिश की ज़रूरत है। काम के लिहाज से मेरे ख़्याल में हमें कोई आदमी हम पे इतराज़ नहीं कर सकता। इतराज़ तो दूसरे मुल्कों पे करना चाहिए। मैं आपको मुकम्मल सुनूंगी, मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर प्रॉक्सी वॉर्स का बोलना था तो अमेरिका ज़रा हमारे हमसाए यानी इंडिया की तरफ भी देखता। वहाँ क्यों नहीं कहते कि आप प्रॉक्सी वॉर्स बंद करें? ये जो आपने अफगानिस्तान के अंदर काम शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जैसे लोगों को भेज रहे हैं वाया ईरान, ये बंद करें, वहाँ क्यों नहीं कहते? ये भी सवाल है। लेकिन खालिद साहब मैं आपको पॉइंट मुकम्मल करवाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, शो को कंटिन्यू करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, खालिद साहब का पॉइंट भी लेते हैं, लेकिन इतना भी है खालिद साहब के वो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, बड़ी तशवीशनाक उसके अंदर बातें कही गई हैं, स्पेशली इस बारे में कि पाकिस्तान और इंडिया के म्यूचुअल हॉस्टिलिटी की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस भी हो सकता है काम ना करे। ऐसे में कश्मीर का इशू डेफिनेटली एक सुलगता हुआ इशू है, फिर प्रॉक्सी वॉर का इशू जो इंडिया यहाँ किए बैठा है, बलूचिस्तान के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार धमकियाँ दे रहे हैं फजूल किस्म की, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ मौजूद है। खालिद साहब, फिर वो यूएन की रिपोर्ट आ जाना इस टाइम पर, कैसे देखते हैं इसे? मेरे ख़्याल में जिस किस्म के हालात इस खित्ते में उभर कर आ रहे हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का इस खित्ते में अमन के लिए एक बड़ा रोल है। जैसे चंद लम्हे पहले हमने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में जो इसका सूरत हाल है, अगर उसको सुलझाना है तो अफ़गान के तमाम धड़ों को यकसा करना पड़ेगा। इसमें हमारा रोल है, रूस और चाइना का रोल बढ़ रहा है,
दूसरा, जैसे आपने कहा, साउथ एशिया में कश्मीर में जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, उसकी आप तस्वीरें देखें, रोज़ आती हैं किस तरह 12-12 साल के लड़कों को इंडियन पुलिस जो है वो सड़कों पर लिटा कर मार रही है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बरकत दत्त शायद हैं कॉलमनिस्ट बड़ी मशहूर, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू किया था, उनका मैं आज आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने मिसेस मुफ्ती का और बीजेपी का जो अलायंस है उसके बारे में लिखा है कि ये कश्मीर की सूरत हाल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, UN ने कहा है कि जनाब अगर मुल्कों के दरमियान चपकलिश रही तो न्यूक्लियर डेटरेंस जो भी है वो भी काम नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें इशारा करती हैं कि दुनिया की ताकतों को बजाय इसके कि वो किसी मुल्क को टारगेट करें, अलहदा करें, सबको ये तरगीब देनी चाहिए कि मिलकर बैठें, अपने मामलात हल करें और डायलॉग की तरफ जाएं। हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान को रद्द करने का रवैया, मुसलसल पाकिस्तान पे दबाव डालना और अपने मुल्क के अंदर रवादारी की रवायत को छोड़कर कौमों को और मज़हबों को तकसीम करने की जो रवायत शुरू की है, वक्ती तौर पर शायद ऐसे लगता है जैसे इससे हिंदुस्तान की और वज़ीर आज़म मोदी के मजबूत होने का तासुर सामने आ रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आखिर में हिंदुस्तान को कमज़ोर करेंगी, दुनिया हिंदुस्तान के ऊपर उंगलियां उठाएगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे खुलूस को माना जाएगा। बस हम कोशिश ये करें कि मज़बूत पाँव से और मज़बूत हाथों से अपने मामला संभालें, खुलूस के साथ गवर्नेंस करें। लोग पाकिस्तान की वक़्त को और रोल को अब मैं समझता हूँ उनको पहचानना पड़ेगा और हमें इस खित्ते के अमन के लिए उनको साथ मिलाना पड़ेगा। सही, ठीक है, इस खित्ते के अमन के लिए डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम वही वाली बात, बराबरी की सतह पर, बराबरी से नीचे नहीं, कहीं इस तरह की बात नहीं कि अगर वो नीचा दिखाने की कोशिश करें और बड़ा बनने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और यही बात UN ने बोली है कि न्यूक्लियर डेटरेंस भी काम नहीं करेगी अगर इस तरह का तनाव जारी रहा, जो कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान और इंडिया में। वक्त कम रह गया, मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है और वो है कुछ सोशल इशू। यानी बाहर की बातें अलग, दुश्मन की बातें अलग, लेकिन हम खुद आपस में इस तरह की हरकत कर जाएं कि लगे कि आपस में दुश्मनी कर रहे हैं, तो फिर सवालात उठते हैं ये कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। खालिद साहब, वो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी वाला वाकया, मशल वाला वाकया, मशल एक 23 साल का नौजवान जिसको ब्लास्फेमी के बेसिस के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया। ना कानून, ना अदालत, ना फैसला, ना जुडिशरी, किसी चीज़ को भी मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। अगर हर शख्स कानून हाथ में लेने लग गया खालिद साहब, तो फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या होना चाहिए इस हवाले से? क्या KP के हुकूमत का स्टैंड, जो स्ट्रिक्ट स्टैंड वो ले रहे हैं इस मामले पे, या बाकी सियासी जमातों की तरफ से जो इसकी मजम्मत की गई है, वो काफ़ी है? मैं समझता हूँ ये सिर्फ KP का मसला नहीं है। यकीनन किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ तहकीक होनी चाहिए, जहाँ रोशन ख्याली होनी चाहिए, वहाँ मज़हब के नाम पर ये दरिंदगी होना, और ये सिर्फ अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात होते हैं। चलें, यूनिवर्सिटी को तो छोड़ें, आप अखबारों की ख़बरें देखें, बहन को मर्दी की शादी करने पर माँ ने और भाई ने ज़िंदा जला दिया, खाला ने किसी गैर महरम से बात की, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वकला जजों को मार रहे हैं, डॉक्टर नर्सों को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स को मार रहे हैं। तो देखिए, ये पाकिस्तान में जो ये जहालत, बुनियाद परस्ती और जिसे ऑर्थोडॉक्सी कह लें, हमें इसकी जो मौजूदगी है उसको मानना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने माशरे को एक मियाना रवी और इस्लाम की जो सही माने में इंसान दोस्ती है उसका सबक देकर आगे बढ़ाएं। इस माशरे में खेलें हों, सकाफ़त हो, लोगों के हाथ में खेल खेलने का सामान हो, म्यूज़िक का सामान हो, हमारे ऑडिटोरियम में ड्रामे हो रहे हों, लोग जो हैं नातों को मुकाबले में शिरकत करें, मेले ठेले हों, शाम के वक्त लोग घरों से बाहर निकलें। अगर हमने लोगों को ये मुस्बत सोच का और तहकीक की तरफ ना लेके गए और लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ़ तशद्दुद का और तंग नज़री का पैगाम लें, तो देखिए हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करेंगे। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ तो हमने जो फ़ौजी जंग है वो जीत ली, ये नज़रियाती जंग कब हम जीतेंगे?
तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, और ये काम लोग नहीं करते। इसमें दोबारा हुकूमत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और ऐसा जब कोई वाक़या होता है उसकी ना सिर्फ मजम्मत करें बल्कि देखें ऐसा हुआ क्यों। देखिए, हम जब तक यूनिवर्सिटियों में तहकीक तरफ लोगों को नहीं आएंगे, लोगों को ये हम तरगीब नहीं देंगे कि मुख्तलिफ सोच की इजाज़त है। देखिए, रिसर्च जब तक तभी मुमकिन होगी जब एक आप नॉन आइडियाज़ के ख़िलाफ़ जाएंगे, आप कहेंगे ये दवाई काम नहीं करती, इसके लिए मैं नई दवाई लाऊंगा, ये जो नज़रिया है इक़्तिसादी ये ठीक नहीं है, मैं नया नज़रिया लाऊंगा। तो हमें हर चीज़ में जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मानना पड़ेगा, इख्तलाफ को डायलॉग के ज़रिए दूर करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको हम ये काम दें कि जनाब, जहाँ भी कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, खा वो किसी अहमदी के ख़िलाफ़ हो, किसी मजहबी आदमी के ख़िलाफ़ हो, किसी मसीह भाई के ख़िलाफ़ हो, किसी ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ हो जिसका नज़रिया मुख्तलिफ है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सबसे पहले ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौजी जंग जीत जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने स्कूलों के मैदानों को, मस्जिदों को, इमाम बारगाहों को, मदरसों को और अदालतों को वहाँ पर दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से पाक ना किया, तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे ख़िलाफ़ उभर कर आएगा कि ये किस किस्म की कौम है जो इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इन्होंने अपने रवैयों को क्यों नहीं बदला। हमें अब इस तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। ठीक, खालिद साहब टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, सही खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर और बात हो सकती है। डेफिनेटली सोसाइटी की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को करना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको अपने मुल्क को इस्लाम का गहवारा और अमन का गहवारा बनाना होगा। हमें एक एग्जाम्पल बनानी होगी, बतानी होगा लोगों को, बाहर के लोगों को, बाहर के ममालिक को, कि असल में इस्लाम किस तरीके से अमन का पैगाम देता है, किस तरीके से जो है वो आश्ती का पैगाम देता है। और अगर जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपने ही हाथों, अपने ही मुल्क, अपने ही मजहब को बदनाम करते चले जाएंगे। ये मशाल वाला वाकया जो है ये अच्छा इमेज नहीं दे रहा किसी को भी हमारे पाकिस्तान का। और आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक ह्यूमन राइट्स को मेक श्योर करना कि तमाम लोगों को बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, ये हुकूमत का काम है। और हुकूमत को अपनी रेट कायम करना होगी। रेट कायम हो जाए, इंसाफ मिल जाए, तो इस तरह के वाकयात में भी हमें खातिर ख्वाह कमी नजर आएगी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी हमारे मुल्क से। हमारे आज के फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रही है। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।